हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्कॉलर जिला। मैं तौसीफ सर। आज से हम एक नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है ओवरहेड कॉस्टिंग। हम लोग ने मटेरियल कॉस्टिंग, लेबर कॉस्टिंग पे ऑलमोस्ट 20 लेक्चर्स बनाया है मैंने। अगर आप लोगों को वो लेक्चर्स सीखना है तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में मैं उसकी लिंक दे देता हूं, आप लोग वहां से सीख सकते हैं। बहुत ही डिटेल में और बहुत सारे टॉपिक्स कवर किया है मैंने, लेबर के भी और मटेरियल कॉस्टिंग पे, तो आप लोग उसको देख सकते हैं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग के भी लेक्चर शुरू किया है मैंने। इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग पे आप लोगों ने, बहुत लोग ने रिक्वेस्ट की थी कि सर फाइनेंशियल पे भी शुरू कीजिए, तो मैंने फाइनेंस पे भी शुरू किया है। उस पर थोड़ा स्लो वर्क कर रहा हूँ, लेकिन कोशिश है कि मैं जल्दी से जल्दी, मतलब जैसे ही आपका सेमेस्टर 5 से पहले ही सारे चैप्टर्स पोस्ट करने की कोशिश करूंगा। कॉस्टिंग में तो मैं काफ़ी आगे हूँ, ऑलमोस्ट 3rd चैप्टर चल रहा है, इसके बाद 2 चैप्टर बचेंगे, वो भी पोस्ट करूंगा। तो चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आपसे जुड़े हुए बहुत सारे वीडियोस में इस चैनल पे डालने वाला हूं। पेपर पैटर्न वगैरह भी डिस्कस करूंगा, बहुत कुछ चीजें मैंने बनाने की कोशिश सोचा है आप लोग के लिए, लेकिन आपका प्यार मिलता रहेगा तो मैं बनाते रहूंगा, आप लोग के लिए कुछ ना कुछ नया लाते रहूंगा। तो चलिए, आज का टॉपिक है हम लोग का ओवरहेड कॉस्टिंग। क्या है? ओवरहेड कॉस्टिंग। तो ओवरहेड्स, हाँ, ये चैनल पे पहली बार, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आने वाले दिनों में बहुत सारे वीडियोस आप लोग को मिलेंगे। चलिए, तो ओवरहेड्स, अगर हम लोग बात करेंगे कॉस्ट की, खर्चे की, तो उसको हम लोग एक और बेस पे क्लासीफाई कर सकते हैं। बोल सकते हैं डायरेक्ट कॉस्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट। किस बेस पे कर सकते हैं? डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। मतलब क्या होता है सर डायरेक्ट कॉस्ट का और इनडायरेक्ट कॉस्ट का? डायरेक्ट कॉस्ट का मतलब समझो, एग्जांपल, मैंने ये मार्कर मेरी फैक्ट्री में बनाता हूं, बराबर ना, तो जिस कॉस्ट को मैं इस क्लियरली बता सकता हूं कि ये मार्कर बनाने में लगा है, उसको मैं डायरेक्ट कॉस्ट बोल सकता हूं। एग्जांपल लूंगा तो आप लोग को और समझ जाएगा। इसके भी 3 टाइप हो सकते हैं। कितने टाइप हो सकते हैं? 3। पहले होता है मटेरियल। मटेरियल मतलब इसको बनाने के लिए बताता हूं, चलिए। उसके बाद होता है लेबर और उसके बाद होता है एक्सपेंसेस। ठीक है। अब ये मार्कर बनाने के लिए मुझे प्लास्टिक लगा होगा, अंदर फोम लगा है, बराबर ना, इंक लगी है, तो ये सब क्या है? मटेरियल है। और कौन सा मटेरियल है? डायरेक्ट वाला है, क्योंकि ये प्रोडक्ट बनाने के लिए डायरेक्टली लग रहा है। लेबर, अगर इसके लिए किसी मजदूर का इस्तेमाल हुआ है, लेबर का इस्तेमाल हुआ बनाने के लिए, मतलब वो रखता है, उसके शेप कटता है वगैरह, तो उसको मैं किसके काउंट करूंगा? उसको डायरेक्ट लेबर में काउंट करूंगा। और एक्सपेंसेस क्या होता है? इसके लिए स्पेशल मोल्ड बनाना पड़ता है, मतलब मोल्डिंग वगैरह के लिए, या कुछ एक इसके लिए, मतलब मैं क्या करता हूँ, ब्रांड क्या बोलते हैं उसको, रॉयल्टी पे करता हूँ किसी कंपनी को, तो उसके लिए भी स्पेशल डिजाइन वगैरह अगर लगती है इसके लिए, तो फिर ये भी क्या बोलूँगा, इसके डायरेक्ट एक्सपेंसेस बोलूँगा, क्योंकि इसके प्रोडक्ट, पर्टिकुलर प्रोडक्ट बनाने के लिए ही मुझे लाना पड़ रहा है वो। क्लियर है? अब आते हैं हम लोग सेकेंड पार्ट में, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। इसके भी 3 टाइप हैं, जैसे उसके 3 है, इसके भी 3 है। क्या क्या है? मटेरियल, लेबर और एक्सपेंसेस। ठीक है, मटेरियल, लेबर और एक्सपेंसेस। लेकिन ये सब कौन से हैं? इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट मतलब क्या होता है? इनडायरेक्ट मटेरियल का एग्जांपल सर बताइए। अब भी बताता हूं आप लोग के लिए एकदम सिंपल तरीके से। अगर समझो हमारी एक फैक्ट्री है, उसके लिए प्रोडक्ट, मतलब ये बनाने के लिए क्या लगती है? एक मशीन लगती है, मशीन से इसका शेप वगैरह कट होता है, उससे बनती है। तो वो मशीन के अंदर मैं ऑयल वगैरह डालता हूं, तो ये प्रोडक्ट के लिए अंदर इस्तेमाल हो रहा है क्या वो ऑयल? नहीं, लेकिन वो मशीन चलाने के लिए इस्तेमाल हो रहा है। तो खर्चा तो हुआ है, लेकिन डायरेक्टली हुआ है क्या? नहीं। तो वो खर्चे को क्या बोलूंगा मैं? वो मटेरियल को क्या बोलूंगा? इनडायरेक्ट मटेरियल बोलूंगा। समझ गया आप लोग को? उसको क्या बोलूंगा? इनडायरेक्ट मटेरियल, क्योंकि ये प्रोडक्ट के अंदर तो यूज नहीं हुआ है, वो मशीन के अंदर यूज हुआ है। अब उसको छोड़ दोगे तो प्रॉब्लम क्या होगा? हमारी कॉस्टिंग खराब हो जाएगी, क्योंकि वो भी हमारा खर्चा है। तो कॉस्टिंग का तो रूल है, कॉस्टिंग हम लोग क्या करते हैं, जितने भी कॉस्ट हम लोग इंक्लूड कर सकते हैं उसको इंक्लूड करते हैं, ताकि कंपनी का प्रॉफिट हम लोग एकदम डिसाइड, मतलब उसका जो कॉस्ट प्राइस है, प्रोडक्ट का प्राइस, कॉस्ट बराबर से डिसाइड कर सकें। तो वो तो इंक्लूड करना ही पड़ेगा, तो उसको भी इंक्लूड कर लेंगे। तो वो हो गया इनडायरेक्ट मटेरियल। सर इनडायरेक्ट लेबर वो कैसे हो सकता है? वो भी हो सकता है। अगर समझो एग्जांपल, ये प्रोडक्ट बनाने के लिए मजदूरी दे रहा हूं, तो सिंपल सी बात है, वो डायरेक्ट लेबर। लेकिन एक वॉचमैन रखा हूं मैंने, तो क्या है, प्रोडक्ट बनाने के लिए फैक्ट्री के अंदर वॉचमैन रखा हूं, तो प्रोडक्ट बनाने के लिए वॉचमैन यूज होता है क्या? नहीं। सुपरवाइजर है, सुपरवाइजर प्रोडक्ट नहीं बनाता, सिर्फ देखता है लोग बराबर काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। तो इसमें भी क्या आएगा, वो
इनडायरेक्ट लेबर। और एक्सपेंसेस, बहुत सारे एक्सपेंसेस, रेंट हो गया, जो प्रोडक्ट बनाने के लिए डायरेक्टली इस्तेमाल नहीं होते हैं, लाइटिंग हो गई, ये सब, तो वो सब किस में आ जाएगा? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में। क्लियर है? तो ये हो गया डायरेक्ट, ये हो गया इनडायरेक्ट। अभी हम लोग जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं ओवरहेड्स, वो इसी से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस से। याद रखना, ठीक है? तो आप लोग को कंफ्यूजन नहीं आएगा। मतलब अगर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस की बात चल रही है तो मतलब किसकी बात चल रही है? ओवरहेड्स की बात चल रही है। चलिए, अब मैं इसको मिटाने से पहले एक चीज आपको बता देता हूं कि एक्सपेंसेस अगर समझो डायरेक्टली हुआ है तो हम लोग तो उसको क्लासीफाई कर सकते हैं कि ये प्रोडक्ट बनाने के लिए ये डिपार्टमेंट में कितना खर्चा हुआ है। लेकिन जब इनडायरेक्टली होता है तो प्रॉब्लम होता है। क्या प्रॉब्लम होता है वो हम लोग अभी सीखेंगे, ठीक है ना? तो मैं इसको मिटा देता हूं आप लोग के लिए। आप लोग दिमाग में रखना है, इसको नोट डाउन करना है तो स्क्रीनशॉट लेके स्क्रीन पॉज करके आप लोग इसको लिख सकते हैं और लिखिए जरूर, ताकि आप लोग जब आगे रिवीजन करेंगे तो आप लोग को काम आएगा ये सब चीजें। क्लियर है? डायरेक्टली रटने जाओगे चैप्टर तो मजा नहीं आता है, कुछ उसके बारे में थोड़ा बेस होना चाहिए। अब किस तरह से वर्क करता है समझो। एग्जाम्पल मैंने आप लोग को बताया इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में क्या बताया, समझो रेंट बताया। समझो एग्जाम्पल क्या ले रहा हूं मैं, रेंट। तो रेंट इनडायरेक्ट होता है। क्यों? अब क्या प्रॉब्लम है कि जब कोई फैक्ट्री बनती है, फैक्ट्री होती है, तो उसमें अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं। क्या होते हैं? अलग अलग डिपार्टमेंट। कोई फैक्ट्री होती है तो सिर्फ एक ही पर्टिकुलर प्रोडक्ट नहीं बनाती है। जैसे एग्जांपल ये प्रोडक्ट बनता होगा तो ये मार्कर बन रहा है, तो जरूरी नहीं है कि सेम ही मार्कर बनता होगा, परमानेंट मार्कर भी बनता होगा, बराबर ना? तो उसका डिपार्टमेंट क्या होगा? अलग होगा, उसकी इंक्स वगैरह अलग होगी, उसका क्या बोलते ऊपर की जो प्लास्टिक है वो क्या होगा? थोड़ा अलग होगा, क्योंकि उसके लिए कलर वगैरह अलग यूज करते हैं, बराबर ना? मतलब ताकि डिस्टिंग्विश समझ में आए, फर्क समझ में आए। तो हम लोग के पास समझ लीजिए 3 ऐसे डिपार्टमेंट है। कितने डिपार्टमेंट है? 3। तो मैं डिपार्टमेंट ए लिख लेता हूं, बी लिख लेता हूं, सी लिख लेता हूं। तीनों का एक डिपार्टमेंट है प्रोडक्शन। प्रोडक्शन मतलब यहां पे कुछ ना कुछ प्रोड्यूस होता है, ठीक है ना? तो यहां पे मार्कर, यहां पे परमानेंट मार्कर, और यहां पे समझ लीजिए पेन लिख लेता हूं मैं। सी में क्या बनता होगा? पेन बनता होगा। क्लियर है? समझो सेलो की कंपनी है। और एक डिपार्टमेंट समझ लो डी। अब ये डी डिपार्टमेंट काहे के लिए है? सर्विस के लिए। सर्विस मतलब क्या है कि मशीन वगैरह खराब होती है तो हम लोगों ने क्या करा है, अलग से डिपार्टमेंट बना रखा है ताकि मशीन फटाक से रिपेयर हो जाए। क्योंकि अगर बाहर से बुलाने बैठेंगे तो क्या होता था कि वो बहुत टाइम लगा देता था। 2-3 दिन फैक्ट्री का जो मतलब जो भी पर्टिकुलर मशीनें खराब हो जाती थी, मतलब खराब हो गई तो बनाने के लिए टाइम लग जाता था 2-3 दिन, तो उतना हम लोग का क्या होता था, टाइम लॉस होता था और हम लोग को लॉस होता था। तो हम लोगों ने क्या कर दिए, एक बड़ी फैक्ट्री हमारी बोली, इसलिए हमने डायरेक्टली डिपार्टमेंट नहीं बना दिए कि किसका भी कुछ भी खराब होगा तो रिपेयरिंग करने के लिए सर्विस डिपार्टमेंट आ जाएगा फटाक से, ठीक है? तो ये एक सर्विस डिपार्टमेंट हमारे पास। अब प्रॉब्लम ये है कि हमारी बड़ी सी फैक्ट्री है। क्या है? बड़ी सी फैक्ट्री है। अब फैक्ट्री में ये 4 डिपार्टमेंट है, ए बी सी डी। ए बी सी प्रोडक्शन के हैं, डी का है सर्विस का है। ये दिमाग में रख लीजिए, बराबर ना? अब हम लोग पूरी फैक्ट्री का रेंट एक साथ देते हैं। क्या देते हैं? पूरी फैक्ट्री का रेंट एक साथ दे देते हैं। 1 लाख रुपया रेंट है समझ लीजिए एग्जाम्पल। कितना रेंट है? 1 लाख रुपीज। अब हम लोग को क्या करना रहता है, ये 1 लाख रुपए को अलग अलग डिपार्टमेंट्स को क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है, देना, एलोकेट करना है, ठीक है ना? अब उसके 1-2 टर्म आप लोग को यार मैं बताना चाहता था वो भूल गया। एलोकेशन एंड अपॉर्शनमेंट। क्या क्या? एलोकेशन एंड अपॉर्शनमेंट। एलोकेशन का मतलब क्या होता है और सर अपॉर्शनमेंट का मतलब क्या होता है? एलोकेशन का मतलब जिस कॉस्ट को हम लोग डायरेक्टली एट्रीब्यूट कर सकते हैं, डायरेक्टली बता सकते हैं कि ये पर्टिकुलर डिपार्टमेंट का है, तो उसको बोलेंगे हम लोग एलोकेशन। और अपॉर्शनमेंट में क्या करना पड़ता है, हम लोग को एक पर्टिकुलर किसी चीज को ध्यान में रखते हुए, किसी बेस को ध्यान में रखते हुए वो खर्चे को सबको बांटना पड़ता है। जैसे एग्जांपल मैंने बताया आप लोग को कि मेरी फैक्ट्री है, फैक्ट्री में 4 डिपार्टमेंट है, फैक्ट्री का रेंट आता है 1 लाख रुपीज। तो अब किस डिपार्टमेंट का कितना रेंट आएगा, तो मैं क्या कर लूंगा सबसे बेटर कि सबका एरिया पता कर लूंगा, कितने स्क्वायर फीट में पर्टिकुलर डिपार्टमेंट है, उस हिसाब से उन लोग का रेंट को क्या कर लूंगा, बांट दूंगा। लेकिन अगर समझ लो एग्जांपल हर डिपार्टमेंट अलग अलग है, मतलब अलग अलग जगह पे है, दूर दूर है थोड़ा, और सबका रेंट अलग अलग है, तो फिर टेंशन ही नहीं है, डायरेक्टली मालूम है कि इसका रेंट कितना है, उसका कितना है, उसका कितना, उसका, तो उसको बोलेंगे एलोकेशन। मतलब पहले से अगर डिसाइडेड है, पता है सबका, तो हम लोग क्या बोलेंगे उसको, एलोकेशन। और अगर हम लोग को कोई बेस यूज करके बांटना पड़ रहा है खुद से,
डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, अपॉर्शनमेंट। ये दो बातें ध्यान में रखना, ठीक है ना। अब जो मैं एग्जांपल लिया कि 1 लाख रुपीस हमारी पूरी फैक्ट्री का रेंट है, अब हमको क्या बोलते हैं, अलग अलग मालूम नहीं है रेंट सबका, पूरी फैक्ट्री एक साथ है, बराबर ना। तो हम लोग क्या करना पड़ेगा, पता करना पड़ेगा कि किस बेस पे हम लोग ये रेंट को बांट सकते हैं। तो सबसे बेस्ट तरीका क्या है, हम लोग पता कर लिए एरिया, स्क्वायर फीट, स्क्वायर मीटर, जो भी वॉटेवर, वो पता कर ले कि हर डिपार्टमेंट का कितना कितना एरिया है, बराबर ना। तो एग्जांपल समझ लो, ए का एरिया है 1000 है, इसका बी का 2000 है, इसका 15 है, बराबर है, 1500 है, और इसका भी कितना है 1500, नहीं समझे, इसका 500 है। चलिए, ये सबके एरिया है, किसके किसके, ये ए का एरिया, ये बी का, ये सी का, और ये डी का। ये क्या है, एरिया स्क्वायर फीट, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर एरिया है सबके। अब क्या कर रहे हैं हम लोग, ये जो रेंट है 1 लाख रुपीस चारों डिपार्टमेंट के एलोकेट करेंगे कि ये डिपार्टमेंट ए के लिए कितना रेंट देना पड़ा, बी के कितना देना पड़ा, सी के कितना देना पड़ा, डी को कितना देना पड़ा। किसके बेस पे निकाल रहे हैं हम लोग, एरिया के बेस पे। तो पहले क्या निकालना पड़ेगा, एरिया का रेशो निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, एरिया का रेशो। रेशो कैसे निकालते, एकदम सिंपल, सबको लिख लो, 1 लाख इंटू 1000 इज टू 2000 इज टू 1500 इज टू 500। कॉमन जीरोस कट कर लीजिए आप लोग, क्लियर है। तो यहाँ पे कितना आ गया, 10 आ गया, 20 आ गया, 15 आ गया और 5 आ गया। अब बच्चों को प्रॉब्लम आता है, सर किस तरह से निकाले। तो आप लोग को क्या करना है, सिंपल से इसका क्या करना है, टोटल 10 20 30 और ये हो गया 50। तो ये आ गया इसका टोटल कितना, 50। अगर आप लोग को कट करने आता है, मतलब मैथ्स में अच्छा है आप लोग का, तो आप लोग इसको कट करके भी कर सकते हैं, और होना भी चाहिए। नहीं होता है तो फिर मैं आप लोग को सिंपल तरीके से बता रहा हूँ, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 5 2 जा 10। मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा, कट करके 2 आ जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1 आएगा। तो आप लोग वैसे भी कर सकते हैं, तो आप लोग टोटल 10 रहेगा। लेकिन अगर आप लोग को कट करने नहीं आता तो कोई टेंशन नहीं है, सिंपली 0 0 कट कर लो, जो बचा उसका क्या कर लो, टोटल कर लो। अब टेंशन लेने का नहीं। अमाउंट कितना है आप लोग के पास, 1 लाख। इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो पहले किसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूं मैं, ए को। तो ए का कितना है, रेशो 10 है, बराबर ना। अपॉन डिवाइड में क्या करने का, टोटल। टोटल कितना है, 50। क्या बताया मैंने, जो अमाउंट को आप लोग को बांटना है, मतलब रेंट को बांटना है, कितना है, 1 लाख रुपीज है। रेंट कितना है, 1 लाख रुपीज है। इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है अलग अलग इसमें, किसमें, अलग अलग इसमें डिपार्टमेंट में। तो किसके हिसाब से करने वाले, एरिया के हिसाब से। तो पहले एरिया का रेशो निकाल लिए, कैसे डिस्ट्रीब्यूट करने का, 1 लाख लिखने का। ए का कितना है, 10 डिवाइड बाय टोटल। टोटल मतलब ये सबका टोटल, तो 50। कट कर लेंगे, कट करने की जरूरत नहीं, आपके पास क्या है, कैलसी है। तो 1 लाख यूज कर सकते हैं आप लोग TY BCom में, इनटू, या दूसरी क्लास में मतलब डिग्री लेवल पे आप लोग यूज कर सकते हो। 1 लाख इंटू 10 डिवाइड बाय 50, तो कितना आता है आप लोग का, 20,000। तो मतलब इसका कितना आ गया, 20,000। वैसे ही इसका निकालेंगे, इसका क्या है, 20 डिवाइड बाय, तो सेम ही होगा, बराबर है। तो इसका हो जाएगा डबल, 40,000। थोड़ा दिमाग भी यूज कर सकते हो आप लोग, लॉजिक भी। इसका कितना है, 15, तो यहाँ पे ऊपर क्या आएगा, 15, बराबर है ना। 15 आ जाएगा यहाँ पे 30,000, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 5 है डिवाइड बाय 10, तो ये हो जाएगा 10,000। कैलकुलेशन आप लोग को करना है तो कर सकते हैं, सबका अलग अलग चेंज करते करते कर लोगे। कैलसी है, लिखने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली कर सकते हो। 1 लाख इंटू 10 डिवाइड बाय 50, 1 लाख इंटू 20 डिवाइड बाय 50, 1 लाख इंटू 15 डिवाइड बाय 50, 1 लाख इंटू 5 डिवाइड बाय 50। क्लियर है, एकदम सिंपल तरीके से सॉल्व हो जाएगा। तो ये आ गया आप लोग का रेंट, क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूट हो गया, अपॉर्शन हो गया। क्या हो गया, अपॉर्शन। अभी आप लोग को दिया हुआ है कि सुपरवाइजर सैलरी, क्या दिया हुआ है, सुपरवाइजर्स सैलरी, ठीक है ना, बता के दिया है। ए का है 1000, उसने बोल दिया है कि ए बी सी में, इसमें 3 सुपरवाइजर है, इसमें 3 है और इसमें 2 है। और उसने बता दिया कि एक सुपरवाइजर को हम लोग कितना पे करते हैं, 15,000 रुपये पे करते हैं। कितना पे करते हैं, 15, हर एक की पगार है। तो 15 3 जा 45, 15 3 जा 45,
क्योंकि हर एक में इसमें कितने हैं 3 सुपरवाइजर है, इसमें कितने हैं 3, तो एक का 15,000 तो 3 का कितना हो जाएगा 45, तो इसका 45 30 मल्टीप्लाई कर लेंगे आपको। तो ये क्या हो गया आप लोग का एलोकेशन होगा। क्यों? क्योंकि आप लोग को पहले से पता है कि हर एक का कितना है, इसमें कोई आपने बेस यूज नहीं करा, जैसे इसमें बेस यूज करा था आपने एरिया। क्लियर है? तो इसी चैप्टर में इस तरह से ही करना है। अगर हम लोग को कोई एक्सपेंस पहले से बांट के दिया है तो टेंशन नहीं, एलोकेटेड पहले से दिया हुआ है। अगर नहीं दिया है तो सुइटेबल बेस यूज करना पड़ेगा। वो बेस हम लोग को क्वेश्चन में दिया होगा, वो बेस के हिसाब से ही हम लोग सारे एक्सपेंस को क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। क्लियर है? चलिए, रेंट के अलावा कभी कभार आता है आप लोग का इंश्योरेंस क्वेश्चन में। क्या आता है? इंश्योरेंस। अब इंश्योरेंस या तो हमारे स्टॉक का होगा या तो क्या होगा, हमारी मशीन्स का होगा। तो जो भी क्वेश्चन में आप लोग को बेस्ट लगेगा, मतलब बेस में, या फिर लिखा रहता है क्वेश्चन इंश्योरेंस ऑफ स्टॉक, तो फिर स्टॉक की वैल्यू के हिसाब से आप लोग बांट दोगे। लाइटिंग का आ गया, किसका आ गया? लाइटिंग का। तो लाइटिंग किसके हिसाब से बढ़ता है? नंबर ऑफ लाइट पॉइंट्स, मतलब लाइट पॉइंट कितने हैं। अगर वो नहीं है तो दूसरा क्या होता है? एरिया के हिसाब से। सर एरिया क्यों? तो सिंपल सी बात है, जो लाइट हम लोग लगाने की सोचते हैं वो किस हिसाब से सोचते हैं कि कितना एरिया कवर करेगी। कोई भी पूछते तो क्या पूछते हैं आप लोग, कि एक लाइट कैसे कैसे लगाएंगे, कितना बड़ा एरिया पूछता है कोई भी, बराबर ना। तो लाइटिंग किसके हिसाब से होती है? एरिया के हिसाब से। नंबर ऑफ लाइट पॉइंट है तो उसके हिसाब से, नहीं है तो किसके हिसाब से? एरिया के हिसाब से। वैसे ही मशीन्स, पावर का बिल आता है, लाइट का अलग होता है, पावर का अलग होता है। तो पावर का बिल आएगा तो आप लोग किसके हिसाब से करोगे? मशीन हॉर्स पावर, हर मशीन कितने हॉर्स पावर की है वो हर डिपार्टमेंट की दी होगी। तो इसी तरह से आप लोग को सारे एक्सपेंसेस को बांटना है, एलोकेट करना है। एकदम सिंपल चैप्टर है। चैप्टर में 2 टॉपिक हैं, एक हम लोग का डिस्ट्रीब्यूशन है, प्राइमरी सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन, और सेकंड में जब आएंगे हम लोग तो मशीन आर रेट निकालना है हम लोग को। तो वो टॉपिक भी मैं कराऊंगा, ये टॉपिक भी कराऊंगा। इस पे 3-4 क्वेश्चन लूंगा और उस पे भी 2-3 क्वेश्चन लूंगा, ज़्यादा नहीं, मतलब सिंपल है वो, आप लोग उसको सॉल्व कर सकते हैं, सीख सकते हैं। तो चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को वापस से बोल रहा हूँ कि सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आने वाले दिनों में बहुत सारे वीडियोस मैं बनाने वाला हूँ। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना, और अपने दोस्तों से क्या बोलते हैं, शेयर करना भूलना नहीं, ज़रूर अपने दोस्तों से शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में।